वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 9 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल आसाम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में है जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आए क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर विजिट किया। इन दोनों प्लेसेस के बारे में हम बात करेंगे। जो पहला प्लेस है दैट इज शिवसागर्स जेरिंग पोथर। तो पहला प्लेस ये होगा। ये प्लेस 17th सेंचुरी में एक हिस्टोरिकल इवेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जब वहाँ की प्रिंसेस जयमती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था अपने पति की जान को बचाने के लिए, जो कि भावी राजा भी थे। और जो दूसरा प्लेस है दैट इज ढेकियाजुली टाउन। ये 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ एक प्लेस है। सबसे पहले हम ढेकियाजुली टाउन के बारे में बात कर लेते हैं। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो आसाम में जगह जगह पर लोग जुलूस निकाला करते थे। फ्रीडम फाइटर्स के इन जत्थों को मृत्यु वाहिनी या फिर डेथ स्क्वाड कहा जाता था। ये पुलिस स्टेशंस पर कब्जा करते थे और वहां पर तिरंगा फहराया करते थे। इसी क्रम में ढेकियाजुली में जब ऐसा एक जुलूस निकल रहा था तो पुलिस ने ओपन फायर किया और कम से कम 15 लोगों की जान गई। इसमें 3 महिलाओं समेत 12 साल की तिलेश्वरी बरुआ भी थी। अब ये प्लेस सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज एक हिस्टोरिकल प्लेस है। ऐसी मान्यता है कि 12 साल की तिलेश्वरी बरुआ पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान शहीद होने वाली यंगेस्ट मार्टायर रहीं। ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन को कुछ समय पहले आसाम की गवर्नमेंट ने हेरिटेज स्टेटस भी दे दिया। जो दूसरा हिस्टोरिकल प्लेस है दैट इज जेरिंग पोथर। जेरिंग पोथर में देखिए, ये जो लोकेशन है शिवसागर टाउन में एक ओपन फील्ड है। एक्चुअली में आसाम के एक बहुत बड़े हिस्से पर 1228 से लेकर 1826 के बीच में एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसे अहोम डायनेस्टी कहा जाता था। मैप में देखिए, ये आसाम का पूरा एरिया है जहां पर आपको अहोम किंगडम दिख रहा होगा। अहोम किंगडम में ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन था उसमें 1671 से 1681 यानी 10 सालों के बीच का समय टर्मोइल से भरा हुआ था क्योंकि वहां के राजा की मृत्यु हो गई थी और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने 14 साल के एक बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया था और वो गद्दी के सभी कॉम्पिटिटर्स को जान से मार रहा था। उसी क्रम में उसका शिकार थे प्रिंस गोडापानी, क्योंकि उस 14 साल के बच्चे के बाद वही राजा बनते। वो उन्हें मारना चाहता था लेकिन वो भागकर ये जो साउथ का जयंतिया का और आसपास का जो इलाका है वहां की पहाड़ियों में छिपे हुए थे, जिसकी जानकारी उनकी पत्नी को थी। तो जो प्राइम मिनिस्टर था उसने जोयामती को बंदी बना लिया और उन्हें जो थॉर्नी प्लांट होता है उससे बांधकर ओपन फील्ड में काफी लंबे समय तक टॉर्चर किया गया ताकि वो अपने पति के ठिकाने की जानकारी उनको दे दे। ठिकाने की जानकारी देने का मतलब ये था कि उनके पति की जान ले ली जाती। उन्होंने काफी टॉर्चर सहने के बावजूद अपने पति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। फाइनली इस टॉर्चर में उनकी जान चली गई लेकिन उन्होंने अपने पति की जान बचा ली। उसके बाद जो उनके पति थे वो अहोम किंगडम के राजा भी बनते हैं और 15 सालों तक शासन जो उनका रहा वो काफ़ी बढ़िया शासन रहा। इस प्लेस की सिग्निफिकेंस इस लिहाज से है, वैसे इस एरिया को मतलब इस ओपन ग्राउंड को तो आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पर प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन आसपास बहुत सारे एरियाज हैं जो प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, जैसे कि ना पुखुरी, ये एक टैंक है इस ग्राउंड के ईस्ट में। पोहूगढ़, ये एक नेचुरल जू है जो अहोम एरा में ही तैयार किया गया था। एक लार्ज जॉयसर टैंक है जिसे अहोम किंग स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने 1697 में बनाया था और विष्णुदेव टेम्पल भी यहीं आसपास है। 2017 में अभी आसाम साहित्य सभा ने शताब्दी सेलिब्रेशन जो एक होता है उसे इसी ग्राउंड में कंडक्ट किया था। तो कई सारे अब जो इवेंट्स होते हैं अगर वो सिग्निफिकेंट हैं तो इस प्लेस को उसके लिए चूज किया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नई रोशनी स्कीम के बारे में है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने स्टेट वाइज जितने भी लोगों को ट्रेन किया गया है नई रोशनी स्कीम में उसकी जानकारी दी। देखिए, ये माइनॉरिटी वुमेन के लिए एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। माइनॉरिटी वुमेन्स पॉलिटिकल एरेना में काफ़ी पीछे रह जाती हैं, तो उन्हें एम्पावर किया जाए, उनमें कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाए, टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानकारी दी जाए कि गवर्नमेंट सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करना है, बैंक या अदर इंस्टीट्यूशंस में कैसे उन्हें अपने आप को आगे लेकर जाना है, उनसे डील करना है, इस बारे में उन्हें एम्पावर करने का प्रयास इस स्कीम में किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो स्कीम है वो 6 दिनों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है। इस स्कीम के तहत किया जाता है।
6 दिनों के इस प्रोग्राम के बाद साल भर तक उन्हें जो भी सपोर्ट या गाइडेंस रिक्वायर्ड है वो दिया जाता है ताकि वो एम्पावर हो जाएं। कई तरीके के इश्यूज कवर किए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में महिलाएं कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम वुमेन के लिए, हेल्थ एंड हाइजीन, वुमेन के लीगल राइट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, स्वच्छ भारत, लाइफ स्किल और सोशल और बिहेवियरल चेंजेस को लेकर भी महिलाओं को एम्पावर किया जाता है, जानकारी दी जाती है। कई सारे एनजीओज हैं जिन्हें ये काम दिया गया है कि वो नई रोशनी स्कीम के तहत महिलाओं को ट्रेन करें, तो वही ये सारे काम किया करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो होप मिशन के बारे में है, जो कि यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का मार्स मिशन है। देखिए, इसे लॉन्च किया जा चुका है और संभावना ये जताई जा रही है कि फरवरी महीने में ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और रेड प्लैनेट का जो वेदर है उसके बारे में इस दुनिया को जानकारी देगा। सबसे पहले आप यूएई की लोकेशन मैप में देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में यहाँ पर अफ्रीका है और ये है इंडिया। इसके बीच में यहाँ पर आपको यूएई की रेड कलर में लोकेशन दिखाई गई है। बड़ा मैप यहाँ पर है, ये है यूएई। अरेबियन कंट्री में प्रयास किया जा रहा है यूएई के द्वारा कि वो मार्स पर अपना मिशन भेजें। ये मिशन फरवरी इस साल पहुंचने की संभावना है। इसका नाम अल अमल रखा गया है। अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होप यानी कि उम्मीद होता है। ये मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है जो कि मार्स के एटमॉस्फेयर की जानकारी इकट्ठा करेगा और अरब वर्ल्ड में, मतलब जो भी कंट्रीज हैं, वहां से पहली बार ऐसा कोई इंटर प्लेनेटरी मिशन भेजा गया है। होप ऑर्बिटर जो है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल एक मार्शियन ईयर की होगी, मतलब अर्थ पे जो 2 साल होते हैं लगभग उतनी। 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जो क्लाइमेट डायनेमिक्स हैं मार्स के, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, वेदर मैप करना, ग्लोबल वेदर मैप वहां का इकट्ठा करना और लोअर एटमॉस्फेयर की स्टडी करना। ये तो पहला ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मार्स पर टिकता क्यों नहीं है, बाहर क्यों निकल जाता है वहां के एटमॉस्फेयर से, तो लोअर और अपर एटमॉस्फेयर में क्या लिंक्स हैं, इस बात की जानकारी इकट्ठा करना। हाइड्रोजन की प्रेजेंस क्यों वेरी करती है और क्यों जो मार्स है वो अपनी गैसेस को लूज कर देता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। मिशन इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मार्स पे कभी जीवन रहा होगा। फ्लोइंग वाटर के निशान मिलते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलता है। ऐसा लगता है कि कभी हो सकता है पास्ट में मार्स पर जीवन रहा हो। तो अगर इस बारे में हमें जानकारी मिलती है तो अर्थ का भविष्य भी मार्स पर देखा जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में है। अभी आरबीआई ने हाल ही में मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से ओपन मार्केट ऑपरेशन लॉन्च किया है 20,000 करोड़ का। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, जानकारी इकट्ठा करते हैं तो आपको ऐसा क्यों किया गया है ये भी समझ में आ जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता अथवा बेचता है। उसका उद्देश्य क्या है इस बात पर निर्भर करता है। इसके जरिए वो मार्केट में लिक्विडिटी को या तो कम या तो ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार का क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है ये। अब देखिए वर्क कैसे करता है, कैसे ये मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। ये सारा काम कमर्शियल बैंक्स के जरिए किया जाता है। लोग सीधे जाके आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं खरीदते अथवा बेचते। कमर्शियल बैंक्स इसे खरीदते हैं आरबीआई से या उसे बेचते हैं वापस। लिक्विडिटी में एक ऐसे रोल प्ले करता है। अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि लिक्विडिटी बढ़े, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो खर्च करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा। किससे? सेंट्रल बैंक के पास जो है वो। अब सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा लोन देंगे तो लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। अगर वो चाहता है कि लिक्विडिटी को कम किया जाए तो वो सिक्योरिटीज़ को बेच देगा। जब वो बेचेगा तो सेंट्रल बैंक के पास पैसा आ जाएगा कई सारे बैंक से, तो इससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। अभी आवश्यकता यह है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो ताकि मार्केट में डिमांड बनी रहे, बिकॉज कोविड के बाद डिमांड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट को रिकवर करने को लेकर। इसीलिए सरकार ने प्लान बनाया है कि वो 20,000 करोड़ रुपए की जो भी सिक्योरिटीज़ होंगी उनको बाई करेंगे। अगर वो बाई करेंगे तो बैंक्स के पास 20,000 करोड़ जाएंगे और फिर वो अल्टीमेटली मार्केट में जाएंगे। तो ये पूरा प्लान ऑप्ट किया गया है सेंट्रल बैंक के द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी 348 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसे डेडिकेट किया नेशन को। डोभी से लेकर दुर्गापुर के बीच में ये पाइपलाइन है। डोभी जो है वो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत डेवलप की गई है। नाम से समझ जाएंगे आप, ऊर्जा गंगा मतलब ऊर्जा की गंगा को बहाया जाएगा। अब ऊर्जा की गंगा तो पाइप में ही बह सकती है अगर वो नेचुरल गैस के फॉर्म में है। यहां पर देखिए एक प्रकार का गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिससे लोगों को कुकिंग गैस
पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था वाराणसी से। उसके बाद इसे बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में भी एक्सपेंड कर दिया गया। सरकार इसके जरिए जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर नेशनल गैस ग्रिड से उनको जोड़ने का प्रयास कर रही है। टोटल लेंथ होगी इस पूरे प्रोजेक्ट में 3384 किलोमीटर्स, जिसमें ये पूरी पाइपलाइन बिछाई जाएगी गैस के फ्लो के लिए, नेचुरल गैस के फ्लो के लिए। 766 किलोमीटर जो पाइपलाइन है वो उड़ीसा में होगी और बाकी ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम में होगी। यहाँ पे जो नेचुरल गैस, कुकिंग गैस है, उसके साथ साथ सीएनजी को भी सप्लाई किया जाएगा, ना केवल कमर्शियल यूज़ के लिए लोगों के लिए, बल्कि इंडस्ट्रीज़ की नीड को भी फुलफिल करने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को गेल इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल धौलीगंगा के बारे में है। अभी हाल ही में एक ग्लेशियर के टूट जाने की वजह से जो तपोवन रेनी एरिया है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड का, वहाँ पर एक मैसिव फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड अचानक से जब एक फ्लड आ जाता है, वो या तो बहुत तेजी से रेनफॉल की वजह से हो सकता है या फिर ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो फ्लैश फ्लड आया है ये धौलीगंगा और अलकनंदा रिवर में आया है, जिसने आसपास के कई सारे घरों को और रीजन को नुकसान पहुंचाया है। जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट था वो भी इसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। धौलीगंगा के बारे में बात करते हैं। धौलीगंगा देखिए वसुधरा ताल से ओरिजिनेट होती है, जो कि उत्तराखंड का संभवतः सबसे बड़ा ग्लेशियल लेक है। इसके बाद ये मिनेंडर करते हुए, मतलब इस तरीके के कोर्स में घूमते हुए आगे बढ़ती है। नंदा देवी नेशनल पार्क को ये इसी दौरान क्रॉस करती है। धौलीगंगा अलकनंदा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर देखिए धौलीगंगा जो है उसके बाद ये धौलीगंगा को ऋषिगंगा रिवर रेनी में ज्वाइन करती है। धौलीगंगा बाद में जाकर अलकनंदा को मिल जाती है विष्णुप्रयाग में, जिसके बाद धौलीगंगा अपनी आइडेंटिटी खो देती है अलकनंदा के साथ। अलकनंदा उसके बाद आगे बढ़ती हैं चमोली और मैथाना, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग से गुजरते हुए जब ये मंदाकिनी रिवर से मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा मैप में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही हैं और यहाँ से, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो धौलीगंगा हैं वो वसुधरा ताल से निकलती हैं, तो वसुधरा ताल से यहाँ से धौलीगंगा निकलती हैं और इसके बाद ये जो ब्लू कलर की रिवर आपको दिख रही है ये है अलकनंदा। तो धौलीगंगा अलकनंदा में यहाँ पर मिल जाती हैं, जिसे विष्णुप्रयाग कहा जाता है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और यहाँ से नंदाकिनी निकल कर आती हैं। नंदाकिनी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती हैं उसे नंदप्रयाग कहा जाता है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, पिंडार गंगा आकर मिलती है जिस जगह पे उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। आगे फर्दर अलकनंदा ही आगे बढ़ती है और अलकनंदा से आगे जिस जगह पर मंदाकिनी रिवर मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और यहाँ पर फाइनली जो भागीरथी हैं वो देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, जिसके बाद अलकनंदा अपना अस्तित्व खो देती हैं और उसके आगे की जो यात्रा है वो हमारी माइटी गंगा रिवर तय करती हैं। यहाँ पे यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती हैं, जो कि फाइनली उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर संगम के स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती हैं। तो ये सारी डिस्क्रिप्शंस हमने यहाँ पर देख लिए कि अलकनंदा किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं और फिर वो गंगा में परिवर्तित हो जाती हैं। पहले ये साउथ में फ्लो करती हैं, फिर इनका जो कोर्स होता है वो वेस्ट की ओर हो जाता है, जहाँ पर ये ऋषिकेश को क्रॉस करते हुए हरिद्वार के पास से इंडो गैंगेटिक प्लेन में एंटर करती हैं। अब बात करते हैं तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये 520 मेगावाट का रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जो इस फ्लैश फ्लड में क्षतिग्रस्त हुआ। ये धौलीगंगा रिवर पर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। तो ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर कवर हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। नई रोशनी स्कीम, ये एक प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम है रूरल यूथ के लिए 24 जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के, वहाँ पर। होप मिशन, ये एक जुपिटर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है जो कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, नासा ने इसे लॉन्च किया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेंट्रल बैंक जब लिक्विडिटी को मॉनेटरी सिस्टम में इन्फ्यूज करना चाहता है तो वो इसके तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है। चौथा है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो लोगों को कुकिंग गैस प्रोवाइड करवाएगा। धौलीगंगा ये वसुधरा ताल से ओरिजिनेट होती है और उत्तराखंड में शायद सबसे बड़ी ग्लेशियर लेक है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। बाकी इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिंड करके प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी नेक्स्ट स्लाइड में सारे जवाब दिए गए होंगे। पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस सेशन में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।